बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो वेरिएशन का था। और वेरिएशन के बाद जो चीज़ आती है मुख्तलिफ स्पीशीज़ में वो एवोल्यूशन थी। तो लिहाजा अब जो हमारा टॉपिक है वो आज में वो एवोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। इज़ द प्रोसेस वेयर डिसेंट्स बिकम बेटर दैन एंसेस्टर्स। एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें बाद में आने वाली औलादें जो हैं वो अपने एंसेस्टर्स यानी अपने आबा अजदाद से बेहतर होते हैं। वो ये क्यों ये नज़रिया कायम किया गया, इसके बारे में मुख्तलिफ थेरियाँ जो अभी नीचे आएंगी। ठीक है। Theories of organic evolution not only explain how living things have become so varied, living things मुख्तलिफ होते रहे हैं, ये theories बताती हैं। ठीक है, और क्यों हुई हैं और उनमें बेसिक सिमिलरिटीज़ क्या हैं वो तमाम तफसील नीचे आएगी। पहली थ्योरी जो इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज़म। डार्विन ने 1809 से 1882 तक ये रहा था। इसने एक थ्योरी पेश की थी जिसके मेन पॉइंट्स ये थे कि दो तीन थे, 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो इसमें जो पहला मेन पॉइंट था वो था ओवर प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स reproduce rapidly so that the number of their offsprings could increase rapidly। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जानदार हैं, वो मुसलसल अपने बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनके अपनी बका के लिए, ताकि उनकी औलादें जो हैं वो बढ़ती रहें। फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ जारी रहती है, ये तमाम स्पीशीज़ में होती है, तो फिर चूँकि ज़मीन पर जो रिसोर्सेज हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की, रहने सहने की चीज़ें हैं, वो महदूद हैं। तो इनमें ये जो औलादें पैदा हो रही हैं, इनमें स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इनमें वो स्पीशीज़ ज़िंदा रहती हैं जो कहना चाहिए कि उस माहौल के साथ अच्छी तरह रह सकती हैं, जो कि एग्जिस्टेंस की ज़्यादा पावर रखती हैं, जो कहना चाहिए कि कमज़ोर स्पीशीज़ के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ होती हैं और ज़मीन के माहौल के साथ जो है और वो अपने आप को सेटल भी करती हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ हेरिटेबल वेरिएशन। इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर एबिलिटी टू ऑब्टेन रिसोर्सेज। जो स्पीशीज़ आ रही होती हैं, ठीक है, एक ही स्पीशी, ये तो मुख्तलिफ कहना चाहिए जानदारों के दरमियान हो रहा है स्ट्रगल। फिर एक ही स्पीशी के अंदर जो है उसमें कुछ अच्छी खसूसियात होती हैं, कुछ कम अच्छी खसूसियात होती हैं, ये माइनर वेरिएशंस कहलाती हैं। तो इनमें जो अच्छी खसूसियात वाली हैं वो जो है वो ज़मीन के साथ यानी रिसोर्सेज के साथ जो है वो अपने आप को बाकी रखती हैं और बाकी जो है वो ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है। इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन, नेचर भी जो है वो कुदरत जो है वो उन इंडिविजुअल्स को बाकी रखती है जो कि कहना चाहिए कि ज़मीन के जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ अपने आप को बाकी रख सकें। तो ये 3-4 पॉइंट जितने भी इनका जो लुबे लुबाब है वो यही है कि जब अगर हम इसको देखें, ये एक एंसेस्टर है, ठीक है, एक स्पीशी का एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है। ठीक है, ये जब आगे अपनी औलाद पैदा करते हैं तो इन औलादों में, इनमें भी जो है ये 3 बच्चे हैं, इसके अलावा और थे, ठीक है, जो कम खसूसियात वाले थे वो ख़त्म हो गए। अब इन 3 में भी आगे जो आएंगे, जो इनसे भी अच्छी खसूसियात वाले हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे और बाकी मरते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको मुख्तसरन इस बात को समझें, इस थ्योरी को, तो वो यही है कि आगे आने वाली औलादें अपने पीछे रहने वाली वाले आबा अजदाद से जो है अच्छी से अच्छी होती जाती हैं, उनके अंदर मज़ीद से मज़ीद अच्छी खसूसियात आती जाती हैं। तो एवोल्यूशन की थ्योरी यही बताती है कि वेरिएशंस होते 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 वही वेरिएशंस बाकी रहती हैं जो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी मिसाल यूँ लें कि एक आबा अजदाद की एक कहना चाहिए जो नस्ल गुजरी थी उसमें 2 अच्छी खसूसियात थी, तो अगली आने वाली औलादों में 3 अच्छी खसूसियात होंगी, 2 वाली ख़त्म होती जाएंगी। उससे अगले आने वाली को में 4 अच्छी खसूसियात होंगी, 3 वाली ख़त्म होती जाएंगी। उससे अगले आने वाली 5 होंगी और 4 वाली ख़त्म होती जाएंगी। यानी यूँ कहें कि जितनी नस्लें आगे आती जाती हैं और उनके अंदर जो है मज़ीद से मज़ीद अच्छी स्पीशीज़ आती हैं, और यही नज़रिया जो है वो एवोल्यूशन का नज़रिया कहलाता है। ठीक है। अच्छा,
नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ जो है नंबर ऑफ एविडेंस आर रिपोर्टेड इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिगल ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स। ठीक है, नेचर जो ये जो आखिरी जो पॉइंट करके नेचर सेलेक्ट करती है जो माहौल हो उसके मुताबिक जानदार को, तो उसके बारे में यहाँ जो है वो ये सबूत भी दिया है कि ये कि उस सबूत के बारे में हमें ये भी बताते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो बताते हैं कि ये इनमें स्पीशी वो बाकी रही है जिसने माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट किया है। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज साख्त के लिहाज से एक जैसे होते हैं लेकिन काम के लिहाज से अलग होते हैं। अब अगर हम यहाँ इंसान के हाथ, चीते के आगे वाले पाँव, व्हेल के पर और बैट यानी चमगादड़ के हाथ की मिसाल लें तो ये चारों एक ही स्ट्रक्चर के हैं लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। काम इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि माहौल के लिहाज से ये इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, तो जिसने अपने आप को माहौल के साथ एडजस्ट किया उसका स्ट्रक्चर काम करने का तरीक़ेकार तब्दील होता गया। ठीक है, और उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। जिसने एडजस्ट नहीं किया वो नस्लें ख़त्म होती गईं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज एक होते हैं लेकिन फंक्शन वाइज अलग होते हैं। तो यहाँ इंसान का हाथ, चीते के आगे वाले पैर, व्हेल के पैर और बैट के पैर, ये चारों जो हैं ये बाजू हैं लेकिन इनके काम करने का तरीक़ेकार जो है वो अलग है। और एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनके काम करने का अंदाज एक होता है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इंसेक्ट का अगर हम ले लें तो ये बाजू नहीं है लेकिन ये पर का काम कर रहा है। इसी तरह ये टेरिडक्टाइल, ये वो पुराने दौर के यूँ कहें कि डायनासोर की नस्लों में है जिसमें कहना चाहिए जिसके पास पर होते हैं। तो ये जो है यूँ कहें कि ये फंक्शन वाइज एक हैं, उड़ने के काम आते हैं। ये चमगादड़ का पर है, ये बर्ड का पर है, तो ये फंक्शन वाइज एक हैं लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, और तीसरी इन्होंने यहाँ बात की वेस्टिजाइल जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं जो या तो बहुत महदूद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं अपने ना इस्तेमाल होने की वजह से। फॉसिल्स की अगर बात करें तो फॉसिल्स वो होते हैं जो पुराने जानदार जो मर चुके हैं उनकी जो बाक़ियात ज़मीन के अंदर से मिलती है या मुख्तलिफ़ जगह से मिलती है उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि किसी दौर में ये किसी और शक्ल में थे और अब किसी और शक्ल में हो गए। उसकी वजह यह है कि जिस जानदार ने अपने आप को एडजस्ट किया माहौल के लिहाज से उसने अपने आप को तब्दील करके वो ज़िंदा भी रहा, और जो एडजस्ट नहीं कर सका वो यहाँ से नापैद हो गया। लास्ट जो यहाँ पे बात की है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की है। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन जिसमें कुदरत सेलेक्ट करती है अच्छी चीज़ को, और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसमें मुख्तलिफ ब्रीडिंग की जाती है, मुख्तलिफ जानदारों को आपस में उनको ब्रीड किया जाता है, मिलाया जाता है अपनी मर्ज़ी उनका जानदार हासिल करने के लिए। तो फ़र्क ये है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो जल्दी हासिल की जाती है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो वो हज़ारों सालों बाद आती है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये कहना चाहिए जदीद तरीक़ा है जिसमें अपनी मर्ज़ी का जानदार जो है अपनी मर्ज़ी की पैदावार लेने के लिए जो है वो बनाया और पैदा किया जाता है। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 को शुरू करेंगे।